Are you getting ready for your Class 12 boards and looking for some help with atoms and nuclei revision? Look no further. Ignited Minds Tutorials has got you covered with their video uploads specifically focusing on boards revision for atoms and nuclei. Their comprehensive study material includes previous year's questions, ensuring that you are well prepared for any kind of question that might come your way during your exams. With their easy-to-understand explanations, you'll be able to grasp even the most challenging concepts in no time. So whether you're struggling with understanding the structure of an atom or the properties of nuclei, Ignited Minds Tutorials has the resources you need to succeed. Don't let the upcoming exams overwhelm you. Take advantage of these valuable study materials to boost your confidence and knowledge. Make the most of your revision time and ace your Class 12 boards with Ignited Minds Tutorials by your side. Happy studying! Okay, people, today we will be covering atoms, molecules and nuclei, atoms and nuclei basically. ठीक है, ज्यादा करके क्योंकि आपका भाई साहब मंडे को शायद फिजिक्स का है ना, तो we'll have questions covered from state board as well. ठीक है, ज्यादा करके तो यहाँ पे आपका 2023 का क्वेश्चन है, the radius of 8 orbit of electron in H atom will be more than the 4th orbit by a factor of. बोलो भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी. रेडियस क्या होगा? सब भूल गया भाई साहब, फॉर्मूला क्या है? आर एन की वैल्यू क्या होती है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं. आर एन की वैल्यू, अगर आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना है? नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना है? भाई साहब ये एकदम बकवास सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे. क्या तैयारी कर रहे हो यार तुम लोग? ये ए नॉट जो है वो कितना होता है? 52.9 पिकोमीटर होता है भाई साहब. अप्रोक्सीमेटली हम इसको 0.53 एंगस्ट्रॉम कुछ तो लिखते हैं. मेरे को वैल्यू याद नहीं आ रही, बट दिस इज द वैल्यू. ये आपका रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट है. ठीक है, तो आर एन की वैल्यू क्या होती है? एन स्क्वायर इंटू ए नॉट या आर नॉट. ठीक है, ए नॉट या आर नॉट. तो यहाँ पे आपका भाई साहब आर रेडियस ऑफ द एट्थ ऑर्बिट, ये कितना हो जाएगा? 64 ए नॉट एंड रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 16 इंटू ए नॉट. ठीक है, तो the radius of the eighth orbit of electron will be more than that of the fourth orbit by a factor of. तो R8 by R4 ये कितना हो जाएगा? 64 A नॉट by 16 A नॉट, है ना? कैंसिल कैंसिल, 16 4 are 64. तो R8 4 into R4, तो रेडियस विल बी 4 times by a factor of 4. ठीक है भाई साहब, ये सब मालूम होना चाहिए आपको. ए नॉट आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है दैट इज 52.9 पिकोमीटर अप्रोक्सीमेटली, जिसको अपन 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स लिख सकते हैं. आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग न्यू टू यू, पढ़ चुके हैं आप. ठीक है, ओके. इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट. द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भाई क्या? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भाग्यश्री भाई देखो बचपन में पढ़ा था. हाँ, तो हर चीज को उसमें ठीक है. एंगुलर मोमेंटम, ओके. एंगुलर मोमेंटम एक है आपका NH by 2 पाई, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? MVR. ठीक है, MVR. तो बेसिकली बोर के पोस्टुलेट के हिसाब से MVR इज इक्वल टू NH by 2 पाई, ये होता है आपका भाई साहब, है ना? ठीक है. इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट. द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई साहब? तो यहाँ पे आपका L, ठीक है, दैट विल बी NH by 2 pi N3 minus first और jumps from third over the first N when आपका 2 pi, तो ये हो जाएगा आपका H by 2 pi N3 minus N1. ठीक है, H की वैल्यू 6.6 into 10 raised to minus 34 अपॉन 2 into 3.14. N3 मतलब हो गया आपका 3 minus 1. ठीक है, तो 3 minus 1 ये और ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2. ठीक है, दैट विल बी 2 into 10 raised to minus 34 अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा. ठीक है, कोई भी भाई साहब आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप तो 2.11 into 10 raised to minus 34 ये
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। यहाँ पे एम वी आर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, लेकिन एन एच बाई टू पाई वाला कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। 2022 का 20 का सवाल है। एम वी आर इज इक्वल एन एच बाई टू पाई, आपका देखो आंसर कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली दिस 2.11 इंटू 10⁻34, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। Linear momentum of an electron in Bohr orbit of H atom is proportional to, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में क्या डिफरेंस है? एंगुलर मोमेंटम आपने देखा क्या, एम वी आर या एन एच बाई टू पाई। लीनियर मोमेंटम क्या बोला? अरे बोला तुमने, सही बोला। अरे तुमने बोला अभी वी कुछ तो बोला तुमने, मैंने सुना नहीं बोला। ओके ओके, देखो भाई साहब यहाँ पे आपका अगर लीनियर मोशन है या ट्रांसलेशन मोशन है, और यहाँ पे आपका रोटेशनल मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन का रीजन क्या होता है? फोर्स। और रोटेशनल मोशन का रीजन क्या होता है? टॉर्क, ठीक है। ये एनालॉगी चलती रहती है भाई साहब, ठीक है। तो फोर्स में भाई साहब आप लिखोगे लेट्स से मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा? आर इंटू एफ। हर चीज भाई साहब आर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। वैसे ही आप देखो मोमेंटम क्या है आपका, यहाँ पे एम इंटू वी है ना, एम इंटू वी है। यहाँ पे भाई साहब लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? आर इंटू पी, लीनियर मोमेंटम। ये इधर आ गया भाई साहब, ठीक है। ये भाई साहब इधर आ गया, हर एक चीज आर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये एनालॉगी है बेस, रोटेशनल मोशन में और ट्रांसलेशन मोशन में, दिस इज द एनालॉगी। तो अभी आपसे पूछा है कि भाई साहब लीनियर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तुमको मालूम है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है? एम वी आर, ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इन इज प्रोपोर्शनल टू, आपका भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आर इंटू बी। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पे? ये वाला पूछा है, दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू यू, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अपॉन आर, है कि नहीं? एंगुलर मोमेंटम अपॉन आर बोल सकते हैं। और आर की वैल्यू क्या हो सकती है? आर एन की वैल्यू अभी अभी आपने देखा क्या है? एन स्क्वायर इंटू आर नॉट, है कि नहीं? एन स्क्वायर इंटू आर नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है बोलो? एम वी आर, ठीक है। और ये क्या है बोलो भाई साहब? यहाँ पे आपका एन स्क्वायर इंटू आर नॉट। एम वी आर जो भी है आपका, यहाँ पे अगेन ये वाला आर क्या हो जाएगा? एम वी आर एन ना, एन स्क्वायर से प्रोपोर्शनली दिखाएगा ना है भाई साहब आपका? नहीं, एन एच बाई टू पाई इक्वल टू एन वी आर टू पाई इंटू एम वी, हाँ ठीक है, ओके ओके। सो आपका देखो यहाँ पे बोर्ड के पोस्टुलेट के हिसाब से L इज इक्वल टू एम वी आर विच इज एन एच बाई टू पाई इज इक्वल टू एम वी आर। अभी ये R की वैल्यू क्या है भाई साहब? R, दिस इज बेसिकली R, ठीक है, ओके चलिए। तो यहाँ पे R की वैल्यू है एन स्क्वायर इंटू आर नॉट, है ना, एन स्क्वायर इंटू आर नॉट। रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एन एच बाई टू पाई इज इक्वल टू एम वी आर एन। तो अपन भाई साहब यहाँ पे एम वी की बात करें अगर, इस आर एन को इधर लाते हैं, एन एच बाई टू पाई आर एन, ठीक है। तो यहाँ पे एम वी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? एन एच बाई टू पाई, आर एन की जगह पे एन स्क्वायर आर नॉट, ये और ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे एच बाई टू पाई आर नॉट, ये तो आपका पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट पाई, और आर नॉट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द बोर्स एटम ऑन 1 बाई एन। तो एम वी ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? लीनियर मोमेंटम। तो ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन, ठीक है।
ये हो जाएगा आपका वैसा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? नहीं क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। What is the mathematical formula for the third postulate of Bohr's atomic model? थर्ड postulate का भाई साहब बोर्स एटॉमिक मॉडल का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? What is the third postulate? बोर का थर्ड postulate ये बोलता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एनर्जी स्टेट पे जाता है तो वो भाई साहब पहले वाले स्टेट पे वापस आता है। तो आपका एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग इज एच वी, तो लॉस ऑफ एनर्जी ई एन माइनस, लेट्स से यहाँ पे ई एन माइनस वन, दिस विल बी एच फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी। ठीक है? क्लियर है? ये हो जाएगा आपका, हाँ ये देखो एच एफ, ठीक है, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ई टू माइनस ई वन। तो सेकंड ऑर्बिट पे क्या है अगर, तो सेकंड ऑर्बिट से टपक तो जाएगा सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी मिलने से, लेकिन वहां पे वो अपने को सस्टेन नहीं कर पाएगा। इट विल रिटर्न बैक टू इट्स फर्स्ट ऑर्बिट, एंड व्हाइल इट रिटर्न्स बैक टू इट्स फर्स्ट ऑर्बिट इट विल एमिट एन एनर्जी व्हिच विल बी इक्वल टू एच वी टू माइनस एच वी वन। ठीक है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच एफ। क्या ये समझ में आ रहा है? Okay, the radiation of energy occurs only when an electron jumps from one permitted orbit to another. एक permitted orbit से दूसरे permitted orbit में बच्चा को jump कर रहा है. The difference in the total energy of the electron in the two permitted objects is absorbed when the electron jumps from the absorption spectrum होता है और emission spectrum होता है। देखो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन E1 पे एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तब जाकर E2 पे टपकेगा। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा वैसे वैसे टपकता जाएगा। जब पूरा एनर्जी जो उसको चाहिए E2 तक जाने में उसने अब्सॉर्ब किया तभी वो टपकेगा। ठीक है? दिस इज नॉट अ रैंडम प्रोसेस, this is basically only when the electron happens to absorb the entire amount of energy that it requires to actually put itself into E2, it has absorbed, only then it will make a move। okay, and when it makes a move it will not be able to sustain itself in that new position, it will be immediately falling back to even, and while it falls back it emits the same amount of energy that it had absorbed। ठीक है? वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी भाई साहब वो emit कर देगा। तो emitted when electron jumps from the outer to the inner orbit, when it jumps from the outer to the inner orbit। Suppose an electron jumps from a higher orbit E to lower orbit E1, according to Bohr the atom will release energy what E2 minus E1 in the form of electromagnetic radiation। The frequency of the electromagnetic radiation is given by Planck's law, that is delta E की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा E की वैल्यू हो जाएगी h into frequency, hf जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है? इसको अपन hc by lambda भी लिख सकते हैं, this can also be written as hc by lambda। ठीक है? क्लियर है? दिस इज द postulate of Bohr's law। Disintegration rate of a radioactive sample is 10 raised to 10 per hour at 20 hours। 2023 का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है। From the start, ठीक है, it reduces to 6.3 into 10 raised to 9 per hour after 30 hours। Calculate the decay constant। चलिए भाई साहब, क्या हो जाएगा चाची? फटाफट बताइए। डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ रेडियो, डिसइंटीग्रेशन रेट को क्या बोलते हैं अपन? लैम्डा। ठीक है? दिस इज हाउ मच ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज 10 रेज टू 10 पर आवर, है ना, एट 20 आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो हम लेट सकते हैं यहाँ पे ले लें लेट्स से टी, इसका हो गया 20 आवर्स। ओके, चलिए यहाँ पे लैम्डा वन और ये हो गया टी वन। ठीक है? ओके, इट रिड्यूसेस टू, तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना हो गया यहाँ पे? 6.3 इंटू 10 रेज टू 9 पर आवर। ठीक है? और T2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब? 30 आवर्स। कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट। आपको यहाँ पे डीके कांस्टेंट कैलकुलेट करना है भाई साहब। कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या है? बहुत बढ़िया, क्या तैयारी है, सुपर फ्लॉस। हम्म
बोलो भाई साहब, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ई माइनस लैम्डा टी होता है, क्या होता है वो? ओके, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी होता है ना भाई साहब? एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी, ये हो गया आपका कितना भाई साहब? डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ अ सैंपल इट रिड्यूसेस दिस आफ्टर 30 आवर्स, कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट। तो अपन यहाँ पे भाई साहब देखते हैं ओके ठीक है, n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई माइनस लैम्डा टी। तो अपन यहाँ पे अगर n1 की बात कर रहे हैं दैट विल बी एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी1। n2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी2। ठीक है, तो अगर हमने किया यहाँ पे n1 बाई n2, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन रेट, ये डिसइंटीग्रेशन रेट हो गया ना, दिस इज n1 इज बेसिकली डिसइंटीग्रेशन रेट आफ्टर, हाँ ये लैम्डा नहीं दिया हुआ है वैसे, ये n1 है, सॉरी n1, आई एम सो सॉरी, ये आपका n2 है, ठीक है, ये आपका n2 है, लैम्डा नहीं दिया हुआ है। हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना, कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट, यहाँ पे आपको डीके कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो n1 बाई n2 कितना हो जाएगा? n नॉट ई माइनस लैम्डा टी1, एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी2, ठीक है। n1 बाई n2 भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे? 10 रेज टू 10 अपॉन 6.3 इंटू 10 रेज टू 9, दिस विल बी इक्वल टू एन नॉट भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, ई माइनस लैम्डा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, तो ये हो गया T2 माइनस T1, है कि नहीं? यहाँ ऊपर क्या आएगा? देखो ऊपर आएगा भाई साहब आपका E माइनस लैम्डा T1 माइनस माइनस लैम्डा T2, सो दिस विल बी E माइनस लैम्डा T1 प्लस लैम्डा T2। तो लैम्डा को अगर आपने बाहर निकाला, सॉरी माइनस लैम्डा नहीं निकलेगा, ठीक है, तो अगर हमने भाई साहब यहाँ पे लैम्डा को बाहर निकाला, सो दिस विल बी ई लैम्डा इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या भाई साहब? जरा कोशिश कीजिए, यहाँ पे हो गया आपका कितना? 10 बाई 6.6 हो गया ना, 10 रेज टू 9, तो ये 6.6 हो गया, ये हो गया ई रेज टू लैम्डा T2 माइनस T1, T2 आपका कितना है भाई साहब? आपका 30, 30 माइनस 20, so that's going to be E lambda into 20, ये हो गया कितना भाई साहब? 10 अपॉन 6.6, दैट इज हाउ मच? 100 बाई 66, हाँ कितना? 6.3, अच्छा यहाँ पे नीचे, ओके 6.3, 6.3, चलिए भाई साहब 6.3, इसका जरा करिए ना, 10 बाई 6.3 मतलब 100 बाई कितना है? 1.6। अब इसके आगे कैसे जाएंगे? क्या लॉग बताओ? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, फिर लॉग की वैल्यू नहीं दी है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या करोगे? तो फिर रुक जाओगे? चलो लॉग की टेबल तुमको मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अरे भाई साहब ये हो गया लॉग, देखो एक चीज को समझो, यहाँ पे लॉग ये ऐसा है ना, देखो 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, इसको अगर मुझे लॉग में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? लॉग बेस 10, 10,000 इज इक्वल टू 3, है ना। यहाँ पे भी भाई साहब आपका क्या है? ई लैम्डा 20, ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे लिखेंगे लॉग बेस ई, तो यहाँ पे कितना बोलो? 20 लैम्डा, हाँ नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, यहाँ पे हो गया लॉग ई 20 लैम्डा, भाई देखो ना यहाँ पे 10 क्यूब है 1000, तो लॉग बेस 10 1000 इज इक्वल टू 3, अच्छा ये 10 होगा, सॉरी, ओके ये, ओके ठीक है 10 लैम्डा, लॉग बेस ई 10 लैम्डा हो गया ये, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी इक्वल टू 3, है ना, तो आपका 10 रेज टू 3 इज इक्वल टू 1000, सॉरी सॉरी सॉरी, तो लॉग बेस, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू लॉग बेस ई 10 रेज टू 3 ना, तो ये हो गया आपका लॉग बेस ई
10 लैम्डा इज इक्वल टू 1.6 नहीं, हाँ log e 1.6, ठीक है, log e 1.6 इज इक्वल टू e नहीं लैम्डा 10 लैम्डा है ना, ठीक है 10 लैम्डा। क्लियर है भाई साहब? ओके, ये क्लियर है भाई साहब? देखो 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000 होता है, तो log बेस 10 1000 आपका 3 होता है, ऐसे लिखते हैं हम। तो यहाँ पे भी भाई साहब देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज बेसिकली e रेज टू 10 लैम्डा इज इक्वल टू 1.6 है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस e 1.6 इज इक्वल टू 10 लैम्डा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस है, आपका जो लॉग टेबल है वो लॉग बेस 10 पे है, लॉग बेस ई को अगर आप लॉग बेस 10 पे कन्वर्ट करते हैं तो यू मल्टीप्लाइड विद अ फैक्टर ऑफ 2.303, ठीक है, सो दिस विल बी 2.303 log 10 1.6 इज इक्वल टू 10 लैम्डा, ये होगा, ठीक है। अब आप भाई साहब 1.6 की वैल्यू डालेंगे, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 2.303 log बेस 10 1.6 अपॉन 10, कितना है बोलो, कितना है, 2.303 log 10 1 पॉइंट, यहाँ पे मैं तुम लोगों ने 1.6 बोला, 1.587 नहीं आया, ठीक है, तो log 10 1.587 2.303, इसका वैल्यू कितना है 0.2007, तो आपका यहाँ पे लैम्डा डीके कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है हाउ वी गॉट इट दिस डीके कांस्टेंट वैल्यू? यहाँ तक तो भाई साहब सही है, ये इन्होंने 1.6 बोला था तो मैंने 1.6 लिखा है, व्हाट दे आर गेटिंग एज एन आंसर इज 1.587 तो ये आपका 1.587, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू भाई साहब आ जाएगी 10 अपॉन log 10 1.587, यहाँ पे कोई एंटी लॉग वगैरह नहीं निकालना है, सीधा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। लैम्डा इज बेसिकली व्हाट बच्चा पार्टी, दिस इज द डीके कांस्टेंट। अभी आपसे दूसरा सवाल यहाँ पे, कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट, कितना बड़ा क्या है यहाँ पे, हाफ लाइफ कौन मांग रहा है, हाफ लाइफ तो पूछा नहीं यहाँ पे, पूछा क्या रिड्यूसेस टू कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट ही तो पूछा है भाई साहब, हाफ लाइफ का ही निकाल रहे हैं इसमें, हाफ लाइफ पूछा नहीं है, फिर भी अगर हाफ लाइफ निकालना रहा तो 0.693 बाई टी, ठीक है, पता नहीं यहाँ पे हाफ लाइफ तो पूछा नहीं यार, मेरे को तो नहीं, कैलकुलेट डी के कांस्टेंट, चेक, ओके। तो यहाँ पे अगर आपका भाई साहब हाफ लाइफ आ गया इतना, ठीक है, हाफ लाइफ आ गया इतना, ये क्या निकालना है भाई साहब, ओरिजिनल मटेरियल सैंपल, और सुन सो फनी, बताइए ना क्या फनी है इसमें, चलिए इसको करना है भाई साहब, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो था वो इतना ही आएगा, अगर आपसे पूछा होता कि आपका हाफ लाइफ कितना है या व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस टेकन, देन यू विल अप्लाई दिस, ठीक है, उसमें ये अप्लाई करेंगे आप, ओके। फिलहाल तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पे था, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, ये आपका देखो कौन सा रेडियस है,
ध्यान से देखो 0.5 सॉरी 5.3 into 10 raised to minus 11 meter. So this can be written as 53 into 10 raised to minus 12 मीटर. ठीक है, तो ये आपका पिकोमीटर में आ जाएगा. विद द स्पीड ऑफ दिस फाइंड द एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, बोलो भाई साहब. एंगुलर मोमेंटम विल बी mvr. m मतलब हो गया आपका 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. ये एक मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का. वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है 3 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 5.3 into 10 raised to minus 11 meter. ठीक है, so this is going to be the angular momentum kg meter square per second. ठीक है, 9.1 into 10 raised to minus 31, that's basically the mass of an electron. v की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है भाई साहब, 3 into 10 raised to 6, और r हो गया आपका 5.3 into 10 raised to minus 11. ठीक है, energy of an electron in the second Bohr's orbit is minus 3.4 electron volt. Calculate the energy of electron in the third Bohr's orbit. चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको. थर्ड बोर के ऑर्बिट में कितना हो जाएगा. फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है फॉर हाइड्रोजन, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो आपका फर्स्ट ऑर्बिट में E1 कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और nth ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई n स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई कुछ नहीं, n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर होता है. इस z को हम बेसिकली हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स लेते हैं. दिस इज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स. तो अभी हाइड्रोजन ही है तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा. 1 इज बेसिकली द एटॉमिक नंबर ऑफ. तो यहाँ पे हमारा ये जो वैल्यू है ये इररेलेवेंट हो जाता है एक्चुअली. ठीक है, क्योंकि आपका जो एनर्जी लेवल है इससे कैलकुलेट हो जाएगा. थर्ड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, -13.6. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. ठीक है, और यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट है तो दिस विल बी 9. This will be how much? 9 ones are 9, 9 fours are 36, 1.4 electron volts approximately. ठीक है, 1.4 electron volts है. 9 तो भाई साहब 5 क्यों आ गया, 9 ones are 9, हाँ 9 fives are 45. ठीक है, 9 fives are 45, 6 5 गया 1, 9 ones are 9. ठीक है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, क्लियर है. यहाँ पे ये वाला इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है एक्चुअली. ठीक है, आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला इज -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. z स्क्वायर हम ये क्योंकि बोर के जो जितने भी पोस्टुलेट्स हैं दे आर एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स. तो z की वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 हो जाएगी क्योंकि आपने हाइड्रोजन एटम लिया हुआ है. ठीक है, ओके. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in Bohr's second orbit if the radius and speed of electron in that orbit is this and this. चलिए फटाफट भाई साहब, यहाँ पे तो बोर का कोई पोस्टुलेट भी नहीं लगेगा इसमें, मुझे नहीं लगता है. यहाँ पे बोर का कोई पोस्टुलेट भी नहीं लगेगा. हालांकि क्वेश्चन का स्टार्ट हुआ है बोर के पोस्टुलेट से, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फ्रीक्वेंसी निकालना है ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स सेकंड ऑर्बिट. ऑल्दो इट हैज बीन सेड इफ द रेडियस एंड द स्पीड. तो रेडियस भाई साहब आपका कितना होता है, रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, रेडियस एंड द स्पीड. तो रेडियस हो गया आपका 2.14 इंटू 10 रेज टू 10 मीटर, और यहाँ पे स्पीड की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1.09 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है,
3.14. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता है ये, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितनी होती है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो देखो यहाँ पे नहीं नहीं, क्यों जाना है उसमें? जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना है? टाइम पीरियड तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अरे सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे बोर का कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पे सर्कुलर मोशन का देख लो भाई साहब, तुमने यहाँ से स्टार्ट किया। कभी कभी चीजों को बड़े आराम से सोचा करो, यू डोंट नीड टू गो दैट फार। यहाँ से अगर तुमने एक कंप्लीट किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर को तुम कितने टाइम पे कवर करते हो? जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। ध्यान से देखो, यहाँ पे तुमको वेलोसिटी दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, पाई की वैल्यू दी हुई है भाई साहब, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे टी, अगर टी कैलकुलेट करना रहेगा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाई वी। लेकिन तुमको टी नहीं कैलकुलेट करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/टाइम पीरियड। तो 1/टाइम पीरियड मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? v/2 पाई आर, बस सिंपल। यहाँ पे एक्चुअली में कोई हार्ड पर, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन भी नहीं है, एक एकदम जो आप एक सर्कल पे घूमते हुए जो डिस्टेंस को कवर कर रहे हो उसको डिवाइड करो, कर लो भाई साहब। यहाँ पे कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁶ जो दिया हुआ है आपको मीटर पर सेकंड में, 2 पाई आर, 2 इंटू 3.14 इंटू 2.14 इंटू 10⁻10। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, तो कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे? इसका आ गया वैल्यू जो भी है, देखो 1.09 इंटू वही है ना, v/2 पाई आर। सिंपल, समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, 2017 का सवाल है। द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज पर ईयर, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ पीरियड। इजी है, बहुत इजी सवाल है। कितना होता है हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट में? ओए, फॉर्मूला क्या है? नहीं पता? कब पता होगा भाई साहब? सर पे तलवार लटक रही है, कब पता होगा? ओए चाची, ओए, मंडे है मंडे, केक कटिंग सेरेमनी। हाँ, टी हाफ इज इक्वल टू लैम्डा विच इज बेसिकली डी के कांस्टेंट। कैसे आया ये? हाँ, अरे भाई साहब, टी इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा, ये कैसे आया? देखो यहाँ पे आपका ये टी मतलब क्या है? टी हाफ है, ठीक है। टी हाफ मतलब क्या है? जो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका हाफ हो गया। मतलब यहाँ पे अगर समझ लो एन की वैल्यू क्या है? एन नॉट इंटू ई माइनस लैम्डा टी होता है वैसा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ओरिजिनल सब्सटेंस कितना हो गया? एन नॉट बाई टू, दिस इज इक्वल टू एन नॉट, ये हो गया ई माइनस लैम्डा, ये हो गया टी हाफ, लिख सकते हैं भाई ऐसा। तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया भाई साहब। तो अगर हमारा 1/2 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी हाफ है, तो अगर मुझे इसको ठीक से लिखना है तो मैं अगर रेसिप्रोकल ले लूं तो ये हो जाएगा लैम्डा टी हाफ, है कि नहीं? लैम्डा टी हाफ हो गया ये, ठीक है। ओके, दोनों तरफ भाई साहब अगर हमने लॉग ले लिया तो लॉग ई बेस, लॉग बेस ई टू, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू टी हाफ, ऐसा लिख सकते कि नहीं? ठीक है, लॉग टू मतलब यही होता है ना। देखो अगर 10 क्यूब आपका 1000 है सिंपल, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस 10 1000 इज इक्वल टू 3, तो लॉग बेस ई, ठीक है, 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ। अभी इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? 2.303 लॉग बेस 10 और 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ। यहाँ पे भाई साहब लॉग 10 की वैल्यू होती है 2.303, ये हो जाएगा आपका 0.3010 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी हाफ, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 0.693, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी हाफ। अगर आपको लैम्डा निकालना है तो लैम्डा हो जाएगा भाई साहब, अगर गिवन आपको दिया हुआ है टी हाफ की वैल्यू तो ये हो जाएगा अपॉन टी हाफ, और आपको टी हाफ निकालना है
तो 0.693 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, अगर लैम्डा दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। हाफ लाइफ पीरियड कितना हो जाएगा? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा। ठीक है, तो 0.693 बाई लैम्डा, डी के कांस्टेंट दिया हुआ है कितना है 0.693 बाई लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4.33 इंटू 10⁻⁻⁴ ईयर्स। ईयर्स हो जाएगा, पर ईयर है ना, तो यहाँ पे ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसका वैल्यू है भाई साहब। ठीक है, 1601 years. An electron is orbiting in the fifth Bohr's orbit. Calculate ionization energy for this atom if the ground state energy is 13.6 electron volt. Ionization energy. Ionization energy क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन को इसके बाहर फेंकना, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या हो जाएगा बोलो? फिफ्थ ऑर्बिट में है, तो भाई साहब आपका फिफ्थ ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा? आपको मालूम है भाई साहब -13.64 का है, तो ये हो गया आपका जेड स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -13.6, क्योंकि आपका भाई साहब हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो ऑर्बिटिंग बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, तो ये आपका आपका हो गया 1 और ये हो गया एन का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 25, so that's going to be how much भाई साहब 0.544। अच्छा यहाँ पे देखो, ये एनर्जी जो आई है आपकी, ये आएगी आपकी माइनस में, कहां से भाई साहब? अरे यार, ठीक है, ये हो गया आपका -0.544, ये है आपका E5 का। ध्यान से देखो, ये E5 का एनर्जी है, मतलब एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन द फिफ्थ ऑर्बिट हैज दिस मच ऑफ एनर्जी। बताओ मेरे को यहाँ पे आपका आंसर क्या है? हाँ हाँ, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आपका ई इनफाइनाइट का एनर्जी कितना है? 0 है। ठीक है, तो आपको मतलब कितना एनर्जी देना पड़ेगा? ई इंफिनिटी माइनस E5, इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा, दिस विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। अब कर लो भाई साहब, ये 0 माइनस माइनस 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस वजह से ये 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, दिस इज द रीजन। ठीक है, इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा। इंफिनिटी में एनर्जी आपने 0 मान लिया है। ठीक है, तो ये आपका ई इंफिनिटी माइनस E5, 0 माइनस माइनस, यहाँ पे इंफिनिटी में एनर्जी 0 क्यों हो जाएगी? नहीं, एनर्जी 0 क्यों हो जाएगी? तुमने क्या बोला? नहीं नहीं, 30% जाने दो। नहीं, उस फॉर्मूले से भी नहीं चले, कॉन्सेप्ट वाइज। अच्छा, इनका बोलना है कि भाई साहब ये इंफिनिटी मतलब ये आपका अपॉन इंफिनिटी है, तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा चलो, ये मैथमेटिकली है, लेकिन इंफिनिटी में 0 क्यों हो जाएगा कंसेप्चुअली? मैथमेटिकली तो ये हो गया, चलिए कंसेप्चुअली 0 क्यों हो जाएगा? तो तो
अरे भाई साहब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स कौन सी फोर्स है इसमें? न्यूक्लियर फोर्स ही तो है। जब न्यूक्लियर फोर्स ही नहीं रहेगा, मतलब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया है, तो काहे की एनर्जी, इसलिए एनर्जी जीरो हो गई। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क डन या एनर्जी होता है। जब फोर्स ही नहीं रहेगा तो काहे की एनर्जी, कंसेप्चुअली। हाँ, ये भी बोल सकते हैं आप कि एन स्क्वायर की वैल्यू भाई साहब आपकी इंफिनिटी हो गई तो वो जीरो हो गई। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज द आयनाइजेशन। आपका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, आंसर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू नीड टू इम्पार्ट इन ऑर्डर टू आयनाइज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिफ्थ ऑर्बिट। ओके, the electron in the hydrogen atom is moving with a speed of this much in an orbit of radius. Calculate the period of revolution of the electron. Easy है भाई साहब, चलिए फटाफट। इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इज मूविंग विद स्पीड। इलेक्ट्रॉन भाई साहब है, इसका स्पीड कितना है? 2.3 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और आपका रेडियस कितना है? 0.53 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम है भाई साहब। ठीक है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, टी इज इक्वल टू कितना होता है भाई साहब? 2πr अपॉन वी, है ना, वी होता है 2πr अपॉन टी, वी। तो ये हो गया भाई साहब आपका 2 इंटू 3.14 इंटू 0.53 into 10⁻⁻10 upon V, that is 2.3 into 10⁻⁶। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, ओके ओके ओके। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन of an electron in both second orbit if the radius and speed of the electron in that orbit is this and this. इजी है भाई साहब, सेकंड ऑर्बिट बोला है, इसको भूल जाओ, रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सवाल दिख रहे हैं मुझे। रेडियस कितना दिया हुआ है आपका भाई साहब? 2 पॉइंट, ये किया ना हमने अभी शायद, 2.4 इंटू 10⁻⁻10। और आपका भाई साहब स्पीड कितना दिया हुआ है? 1.09 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मीटर। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट विल बी इक्वल टू 2πr, और ये हो गया भाई साहब v। तो 1.09 इंटू 10⁻⁶, 2 इंटू 3.14 इंटू r 2.14 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इतना। Okay, an electron in an atom revolves around the nucleus in an orbit of radius this much if the frequency of revolution of the electron is megahertz, that is 10⁻⁶। ठीक है, calculate the orbital angular momentum। यहाँ पे आपको दिया हुआ है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या हो जाएगा बोलो भाई साहब? मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? मैग्नेटिक मोमेंट NIA होता है जनरली। यहाँ पे क्या हो जाएगा? I इंटू ए, समझिए। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है, वो जब रोटेट कर रहा है तो इट विल जनरेट अ मैग्नेटिक मोमेंट अराउंड इट। ये हो गया आपका करंट और ये हो गया भाई साहब एरिया। ठीक है, अभी करंट यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? करंट 0.3, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज दिस मच। करंट क्या हो जाएगा बोल सकते हैं कोई? अरे करंट क्या होगा? आई की वैल्यू क्या होगी बोलो? हाँ, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज हो गया। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। अरे भाई साहब एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ई लिख सकते हैं अपन। और ये हो गया इसका टाइम पीरियड, एक चक्कर काटने में टाइम पीरियड, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? ई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं कि नहीं? ये दिया हुआ है क्या? फ्रीक्वेंसी दी हुई है भाई साहब। ठीक है, तो ई इंटू फ्रीक्वेंसी, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? पाई आर पर रेडियस दिया हुआ है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू है 0.53 इंटू 10⁻⁻10। तो ये आपका हो गया भाई साहब पाई आर का स्क्वायर। तो एम की वैल्यू क्या हो गई? ई फ्रीक्वेंसी पाई आर का स्क्वायर। ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो का यार मैं भूल जा रहा हूँ, इसका आपका था एल, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम बाई गायरोमैग्नेटिक रेशियो है भाई साहब। लेट्स से एम बाई गायरोमैग्नेटिक रेशियो लिखना पड़ेगा मुझे भाई साहब। एम की वैल्यू तो आई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा एम का वैल्यू निकाला है। हाँ ये देखो गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, एम अपॉन, तो ये हो जाएगा एम अपॉन गायरोमैग्नेटिक रेशियो, दैट विल बी ई फ्रीक्वेंसी आई आर स्क्वायर अपॉन गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो दिया हुआ है आपको। ठीक है, दिस इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके, तो यहाँ पे आपका m का वैल्यू क्या, कैलकुलेट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये लिख लो भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम,
देखो ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है, आपने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, एन आई ए होती है। अभी यहाँ पे क्या आई एन, एक ही सर्कल है तो एन की वैल्यू हो गई 1, तो आई ए हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, अभी आई क्या होता है भाई साहब, क्यू अपॉन टी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या ई, ठीक है, और टाइम पीरियड जो है वो टी, मतलब एक सर्कल मारने में जो टाइम पीरियड, मतलब ई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आई का वैल्यू। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ऐसे घूम रहा है वो तो पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, तो ये हो गई एम की वैल्यू। हाँ ये जरूर आपका एक गैप हो सकता है, दैट इज आपका मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन गायरोमैग्नेटिक रेशियो, दिस इज बेसिकली द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आपका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन गायरो मैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन गायरोमैग्नेटिक रेशियो। मैग्नेटिक मोमेंट भाई साहब यहाँ पे कितना है, ई वी पाई आर का स्क्वायर, गायरोमैग्नेटिक रेशियो तो यहाँ पे हो गया आपका 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, if the frequency is 9 into 10 raised to 9, 10 raised to 9 megahertz, 10 raised to 6 into 3.14 into r का स्क्वायर, r का स्क्वायर भाई साहब हो गया आपका 0.53 into 10 raised to minus 10 इसका स्क्वायर अपॉन गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 8.8 into 10 raised to 10, ठीक है, दिस विल बी द, ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। State the postulates of Bohr's atomic model, theory based question है 2023 का, ठीक है। An electron in an atom can revolve in certain stable orbits, these are known as stationary orbits, ठीक है। और भाई साहब क्या हो जाएगा, emission of radiation energy, the necessary centripetal force for circular motion is provided by the, तो ये क्या है भाई साहब आपका necessary centripetal force, मतलब mv square by r will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught z e हो गया आपका सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज, और e अपॉन r का स्क्वायर, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज बेसिकली व्हाट, प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, और ये हो गया ई, एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में है, q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर, कूलम्स लॉ लगा रहे, ठीक है। The electron revolves around the nucleus only in those orbits wherein the orbital angular momentum is equal to integral multiple of h by 2 pi, उसी ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करेगा। Determine the shortest wavelength of Balmer and Paschen series given the limit for Lyman series is 912 एंगस्ट्रॉम। लिमिट मतलब क्या होता है भाई साहब, तुम लोग पढ़ाई करते हो कि क्या है, हाँ, कट लिमिट इंटीग्रेशन, बिल्कुल भी तुम, अरे भाई साहब यहाँ पे 1 बाई लैम्डा का फॉर्मूला क्या है पहले ये बताओ, तो ये क्यों नहीं बोल पा रहे हो, n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, लिमिट मतलब क्या हो जाएगा कि ये n2 जो है वो इंफिनिटी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड लिमिट। तो यहाँ पे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r। अभी लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है 5, देख रहे हो भाई साहब, ये 11th में भी पढ़ चुके हो, लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी 1, बाल्मर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, और फन के लिए 5, क्या यार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये हो गया लिमिटिंग, और लिमिटिंग वैल्यू n2 की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी, तो ये हो गया आपका कितना r, ठीक है, ये हो गया 1 बाई लैम्डा, तो लिमिटिंग वैल्यू, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई r, है ना, और इसी की वैल्यू देखो यहाँ पे डिटरमिन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गिवन द लिमिट फॉर लाइमन इज इतना, तो लिमिट, ये आपका लिमिट है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये हो गया 1 बाई r की वैल्यू, यहाँ पे आपको r की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। गिवन द लिमिट डिटरमिन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर, बाल्मर के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगा भाई साहब, बाल्मर के लिए, तो ये था आपका लाइमन का, बाल्मर के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगा, अरे बोलो भाई साहब, r इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो दैट विल बी हाउ मच r बाई 4, क्या ये समझ में आ रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, r बाई 4, 1 बाई लैम्डा ये आपका, तो लैम्डा b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 बाई r, मतलब 4 इंटू 1 बाई r,
1/r की वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना है 912, ठीक है. सो दिस विल बी 4 into 912 एंगस्ट्रॉम, दैट विल बी हाउ मच, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 9 4 जा 36, ये आएगा भाई साहब, ठीक है 3648. यहाँ पे आपको आर की रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन एक्चुअली में दी हुई है, ठीक है. दिस इज द वैल्यू दैट यू हैव टू बेसिकली, पास्टियन था क्या, ओ ओ ओ सॉरी सॉरी, डिटरमिन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर एंड पास्टियन, अच्छा ठीक है. तो ये हो गया आपका बाल्मर का, है ना. बाल्मर का कितना है भाई साहब, 3648. ओके, पास्टियन का भी कैलकुलेट करना, ठीक है. तो पास्टियन का हो जाएगा, पास्टियन विल बी इक्वल टू 9/r, है ना. यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 9 इंटू 1/r, दैट विल बी 9 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम, जो भी इसका आंसर है वैसे, ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth, ये तो लंबा है, ये तो डेरिवेशन है आपका, ठीक है. जाइए भाई साहब, पढ़ाई कीजिए आप लोग भाई साहब.